भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री पाठक जी को प्रणाम करता हूं, कुल सचिव श्रीवास्तव जी को प्रणाम करता हूं, माननीय मुख्य अतिथि राम प्रकाश जी को प्रणाम करता हूं, प्रोफेसर आरावामुदन सर को प्रणाम करता हूं और यहां मंच पे और जितने वरिष्ठ लोग हैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। सामने बैठे सब लोगों को मैं यथोचित प्रणाम और अपना स्नेह भेंट करता हूं। अगर भारत की समस्याओं को ध्यान से देखें और समस्याओं में 5 बार व्हाई लगाएं, समस्याओं की व्हाई एनालिसिस करें, तो मेरा यह मानना है कि या तो लोग शारीरिक समस्या से पीड़ित है, या तो मानसिक समस्या से पीड़ित, या तो लोग आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव से पीड़ित हैं। अगर योग घर घर पहुंच जाए, सबके जीवन में आ जाए, तो भारत की 50% समस्याओं का समाधान हो सकता है। और इसीलिए गुरुदेव, मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में कि योग को 10वीं तक अनिवार्य कर दिया जाए। पहले मैंने एक पीआईएल फाइल किया था 2015 में कि एक नेशनल योगा पॉलिसी बने। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस समय केंद्र सरकार को कहा था 2016 में कि आप एक नेशनल योगा पॉलिसी बनाए। कई बार ऐसा होता है, आप मांगते हैं थोड़ा, मिलता है बहुत बड़ा। हमने मांगा था कि भारत में योग को प्रमोट करने के लिए एक नेशनल योगा पॉलिसी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड योगा डे शुरू करा दिया, तो वो पूरी दुनिया में एक तरीके से योग फैल गया। अब योग इसलिए जरूरी है कि अगर हम रामचरितमानस में उत्तरकांड को पढ़ें, जहां राम राज्य का वर्णन है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। तो अगर हम चाहते हैं दैहिक दैविक भौतिक ताप से लोग मुक्त हों, तो योग हमें अनिवार्य करना ही पड़ेगा। सब नर करें परस्पर प्रीति, चलें स्वधर्म निरसुत नीति। सब लोग परस्पर प्रीति करें, अपने अपने स्वधर्म का पालन करें। वो तभी हो सकता है जब आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो। और वो तभी हो सकता है जब वो प्रतिदिन कम से कम घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे योग करता रहे। अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरु शरीरा। किसी को अल्प मृत्यु नहीं थी उस समय। वो तभी हो सकता है जब योग सबके घर में हो, घर घर में हो, महिला भी करे, पुरुष भी करे। भाई, भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ हो चुकी है, तो उसमें से 75 करोड़ तो हमारी बहन बेटियां, हमारी माताएं हैं। तो योग जितना पुरुषों के लिए अनिवार्य है, उससे ज्यादा हमारी बहन बेटियों, माताओं के लिए अनिवार्य है। और वो तभी हो सकता है जब योग अनिवार्य कर दिया जाए स्कूलों में, प्राइमरी के स्कूल में, जूनियर हाई स्कूल में अनिवार्य कर दिया जाए। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। सब बड़े उदार है, मैं राम राज्य की बात कर रहा हूं, और बड़े प्रेम से रहते हैं। विप्र के चरण में सब लोग अपना सिर भी नवाते हैं। वो तभी आ सकता है जब योग अनिवार्य हो। सबके गृह हो ये पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। मेरा यह मानना है भारत में एक योग क्रांति की आवश्यकता है, और वो शुरुआत हो चुकी है। और उसमें गुरुदेव आपके विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है। यहां बैठे हुए आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे तो याद आता है 10 साल पहले का भारत, 10 साल के बाद वाला भारत। तो ऐसे लगता है कि योग में जितना काम अभी हुआ है, जितना काम हुआ है, इतना हमने तो कभी नहीं देखा था। और आज की डेट में कई बार तो ऐसा होता है कि आप रेलवे से जाइए, सुबह 5 बजे अगर आपकी ट्रेन कहीं स्टेशन पे पहुंचती, तो आपको वहां स्टेशन पे भी लोग योग करते हुए मिल जाते हैं। मैंने खुद कई बार एहसास महसूस किया। 5-6 बजे के आसपास रेलवे स्टेशन देखा, आप ट्रेन से गुजरिए, 5-6 बजे के आसपास रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ अगर कुछ हरियाली है, तो वहां भी आपको योग करते हुए लोग मिल जाएंगे। इतनी बड़ी जागरूकता आ चुकी है। काम बहुत हुआ है, लेकिन बहुत कुछ करने की जरूरत है। एक बार मैं गुरुदेव दुनिया के देशों पर अध्ययन कर रहा था कि किन देशों में रूल ऑफ लॉ कमजोर है और किन देशों में रूल ऑफ लॉ अच्छा है।
किन देशों में शांति है और किन देशों में अशांति है। तो मुझे दोनों के जो बीच में भेद नजर आया कि जहां योग जितना ज्यादा है वहां उतना ज्यादा शांति है, उतना वहां समृद्धि है, वहां उतनी खुशहाली है, वहां उतना आत्मसंतोष है। और जिन देशों में आत्म योग का अभाव है वहां उतनी अशांति है, वहां उतनी बदहाली है, उतना वहां मतलब अराजकता है। उदाहरण के लिए अगर आप टॉप 20 कंट्रीज को देखें जहां पे अशांति बहुत ज्यादा है, आपका यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। तो मुझे वहां एक जो बेसिक चीज कमी नजर आती है कि वहां के लोग योग नहीं करते, वहां योग का अभाव है। तो मुझे सीधे सीधे अराजकता को आप देख अगर कनेक्ट करें दुनिया में, जिस देश में जितना योग कम है उतनी ज्यादा अराजकता है, जहां जितना ज्यादा योग है वहां उतनी ज्यादा शांति। तो अगर हम चाहते हैं विश्व शांति हो, विश्व में जो इतनी अराजकता फैल रही है वो कम हो, योग यही तरीका है। आप किसी नक्सली को ज्यादा नहीं 30 दिन लगातार सुबह 2 घंटे योग कराइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं नक्सलवाद छोड़ देगा। किसी माओवादी को 1 महीने लगातार योग करा दिए, माओवाद छोड़ देगा। किसी अलगाववादी को रेगुलर 2 घंटे सुबह योग कराइए, अलगाववाद छोड़ देगा। किसी आप जो भी अलग अलग तरीके के लोग अपराध करते हैं, चाहे वो साइबर क्राइम कर रहे हैं, चाहे साइबर फ्रॉड कर रहे हैं, या जो भी है एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया है कि भारत के सभी जेलों में कम से कम, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सभी जेलों में सुबह के समय 2 घंटे योग अनिवार्य कर देना चाहिए। और आज मैं आपके सामने वादा करके जा रहा हूं, मैं इसका एग्जामिन करा रहा हूं, और अगर ये रेगुलर नहीं हो रहा होगा तो इसके लिए भी पीआईएल करूंगा कि भारत के सभी जेलों में, क्योंकि रिफॉर्म करने के इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है, और उनके पास कोई काम तो है नहीं, जेल में बैठे हुए, मैं कह रहा हूं 2 घंटे क्या, उनको शुरुआत में 5-5 घंटे कराइए, उनका भी टाइम बीतेगा, उनका भी शरीर स्वस्थ होगा और फुली और रिफॉर्म्ड होके निकलेंगे। अभी निकलने के बाद भी कई बार आता है, जमानत पे आते हैं, एक क्राइम करके जाते हैं, जमानत पे आते हैं, दूसरा क्राइम शुरू कर देते हैं। मैंने पंजाब का एक एग्जाम्पल देखा अभी लेटेस्ट, मेरे पास ऐसे केस आते रहते हैं कोर्ट में। ड्रग स्मगलिंग में गया था जेल, 6 महीने जेल में रहा, बाहर आया तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने लग गया। अगर उस 6 महीने उसको रेगुलर योग करा दिए होते ना, तो आके वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करता। गया था नशा तस्करी के अपराध में, लौटा तो मानव तस्करी करने लग गया। इसका मतलब उसको रिफॉर्म नहीं हुआ, इसका मतलब उसके अंदर परिवर्तन नहीं आया। तो आप आवश्यकता इस बात की है कि सभी जेलों में भी, मैं वकालत करने के पहले गुरुदेव इंजीनियर था, मैं मारुति में नौकरी करता था। जापान में सभी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों चाहे प्राइवेट कंपनियों, शिफ्ट की शुरुआत में 20 से 30 मिनट का योग होना ही होना। चाहे आप होंडा उठा लीजिए, चाहे टोयोटा उठा लीजिए, चाहे मारुति उठा लीजिए, कोई सी कंपनी जापानी उठा लीजिए, कम से कम मिनिमम 15 मिनट की कम से कम बेंडिंग एक्सरसाइज, बाकी थोड़ा सा ध्यान वाली, मतलब 15 से मिनट से, कुछ कंपनियों में 30 मिनट का भी है। उन्होंने लंच का ड्यूरेशन बढ़ा दिया, कुछ तो कंपनियां लंच के बाद वज्रासन करा रही हैं, ये से उन्होंने सिस्टम एडॉप्ट कर लिया। इसलिए अब समय आ गया है कि योग जहां हमारा पहुंचा है थोड़ा उसके और आगे फैलाया जाए। भारत में अगर हम चाहते हैं गुलामी की सोच खत्म हो, गुलामी की मानसिकता खत्म हो और स्व जागरण हो, और वास्तव में अगर हम चाहते हैं भारत स्वतंत्र हो, स्व मतलब अपना, तंत्र मतलब सिस्टम, कि हर जगह से गुलामी की चीजें खत्म हो और स्वतंत्र भारत का निर्माण हो और संप्रभु भारत का निर्माण हो, उसमें भी योग बहुत बड़ा योगदान कर सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग जितना प्रमोट होगा बीमारियां उतनी कम होंगी, इसका मतलब हेल्थ का बजट उतना कम होगा, हेल्थ का बजट उतना कम होगा, इसका मतलब टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम होता चला जाए। अगर अभी 1 लाख करोड़ का बजट है हेल्थ के ऊपर, इसका 10,000 करोड़ रुपए योग पे खर्च कर दिया जाए
तो मेरा मानना हेल्थ बजट 50% कम हो जाएगा, यानी 1 लाख से 50,000 करोड़ आ जाएगा। तो खर्च किया हमने 10,000 करोड़ और बचत हो गई 50,000 करोड़ की, तो 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा हमारा बच गया। इसलिए जो भारतीय हमारी ये चिकित्सा व्यवस्था है, योग, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, प्राणायाम, आयुर्वेदा, इसको प्रमोट करने के लिए एक दोबारा फिर से युद्ध स्तर पे काम करने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों में बहुत काम हुआ है, अलग एक मंत्रालय बन गया है, आयुष मंत्रालय बन गया, काम तो हुआ, लेकिन करने की और जरूरत है। क्योंकि बीच बीच में कभी कभी देखता मैंने गुरुदेव, उदाहरण के लिए एक आयुष्मान कार्ड है, बहुत बढ़िया स्कीम है, आयुष्मान भारत योजना, पूरी भारत की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। जब मैं उसके में गहराई पे गया तो बाबुओं ने क्या खेल कर दिया, नाम है उसका आयुष्मान भारत, लेकिन आयुष पे लागू नहीं होता। नाम है उसका आयुष्मान भारत, लेकिन आयुष्मान भारत के जरिए आप कहीं योग में अगर आप न चाहें करिए तो उपचार नहीं करा सकते, नेचुरोपैथी से उपचार नहीं करा सकते। नाम है आयुष्मान भारत, लेकिन लागू होती केवल विदेशी चिकित्सा व्यवस्था पर। तो मैंने उसके लिए भी पीएल फाइल किया कि भैया आयुष्मान भारत तो आयुष पे चलना चाहिए। जब कार्ड है आयुष्मान भारत तो उससे इलाज आयुष पे होना चाहिए, आयुष पे चलता ही नहीं है, वो तो विदेशी चिकित्सा पे चलता है। और मैं कई बार पब्लिकली कह चुका हूं और आप लोगों से भी आग्रह करता हूं, इस विषय को बढ़ाइए। भारत के प्रत्येक गांव में एक योग मित्र की आवश्यकता है। एक योग मित्र, जिसे हमने शिक्षा मित्र का कॉन्सेप्ट रखा, बैंक मित्र का कॉन्सेप्ट रखा, मेरा मानना है प्रत्येक गांव में एक योग मित्र की आवश्यकता है। बहुत ज्यादा कोई बजट भी नहीं आएगा, लेकिन जन जन तक हमारा योग पहुंच जाएगा। एक प्रामाणिक तरीके से, स्पेशलाइज्ड तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल, जैसे हमने आपने 40 मिनट का किया, 1 घंटे का प्रोटोकॉल, 1.5 घंटे का प्रोटोकॉल, डिपेंड बना सकते हैं। लेकिन गांव में भी इसकी आवश्यकता है, केवल शहरों में नहीं, क्योंकि हमारी ज्यादातर आबादी तो गांव में रहती है। तो योग के बारे में, और खास तौर पे बहन बेटियों के लिए, क्योंकि उनका स्वास्थ्य अगर डिटोरिएट हो रहा है, अगर वह योग उन तक पहुंच जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो भारत का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दूसरा, हमने अपने पूर्वजों के नाम पे उनके नाम को आगे बढ़ाया नहीं। जैसे दिवाली के पहले जो धनतेरस आती है, हमने समझ लिया तो सिक्का खरीदने वाला दिन। हम भगवान धन्वंतरी की जयंती नहीं मनाते उस दिन। हां, पोछा खरीदेंगे, लोहे का सामान खरीदेंगे, सब कुछ खरीदेंगे, लेकिन हम भूल चुके हैं कि नहीं, धन्वंतरी जो है वो धनतेरस महर्षि धन्वंतरी की जयंती है। तो अब जिन्होंने हमें योग दिया, जिन्होंने हमें आयुर्वेद दिया, महर्षि चरक, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि पतंजलि, आचार्य शारंगधर, आचार्य माधवकर, आचार्य भाव प्रकाश, हमें लग रहा है कि उनकी भी हमें जयंती मनाना शुरू करना चाहिए। उनका जो रिसर्च पेपर है उसको सिलेबस में डालना चाहिए। हमें बहुत खुशी है कि कम से कम आपके गुरुदेव विश्वविद्यालय में योग की कक्षाएं भी चल रही हैं और पीएचडी तक शुरू हो गया। मुझे बताया अभी आपने कि पीएचडी भी शुरू हो गया है। अच्छा, एक बैच निकल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि भारत में योग में पीएचडी शुरू हो जाएगी, लेकिन आपने पीएचडी शुरू करा दिया। आपको मैं धन्यवाद देता हूं और पीएचडी करने वाले सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं। वास्तु विज्ञान के ऊपर आपने कोर्स शुरू करा दिया। ज्योतिष विज्ञान पे भी काम शुरू हो चुका है, योग विज्ञान पे तो चल ही रहा है। तो हमारा जो भारतीय विज्ञान था, योग विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, वास्तु विज्ञान, इसके ऊपर आपके विश्वविद्यालय में, लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में इतना काम हो रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम में इससे और भी चीजें मिलेंगी। लेकिन इस विश्वविद्यालय को मुझे लगता है कि हर तरीके से एक मॉडल विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत यहां पे, क्योंकि यहां के जो छात्र निकलेंगे वो देश दुनिया को बताएंगे योग, वास्तु, ज्योतिष से क्या क्या होता है। और वो तभी निकलेंगे
जो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जेएनयू के बराबर बजट यहां दे दिया जाए, चलो जेएनयू का 50% तो होना ही चाहिए। नहीं, अरे जेएनयू में जितने हॉस्टल में कमरे हैं, कम से कम उसका 50% हॉस्टल तो यहां मिलना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो सुविधाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जेएनयू में सब गड़बड़ी होता है, सब ठीक भी होता है, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं जेएनयू बंद हो जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं लेकिन जेएनयू में जितना बजट जा रहा है उसका अगर आधा बजट भी यहां आ जाएगा तो बहुत काम हो जाएगा। क्योंकि गुरुदेव शुरुआत में थोड़ा योग विज्ञान के कितने फायदे होंगे, वास्तु विज्ञान का कितना फायदा होगा, इसके बारे में दूर दराज में थोड़ा भी ज्ञान कम है। तो अगर उनको यहां पे अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, उनको बढ़िया कमरा मिल जाएगा, हॉस्टल मिल जाएगा, लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा, तो 4-6 बैच जब यहां से निकलेगा ना तो पूरे देश में पता चलेगा कि भाई यहां लाल बहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय से लोग योग विज्ञान से या वास्तु विज्ञान से या ज्योतिष विज्ञान से निकले और यहां पहुंच गए और ऐसा काम कर रहे। यहां रिसर्च भी हो, लेकिन उसके लिए आवश्यकता है कि यहां की मूलभूत सुविधाएं सारी उपलब्ध हो, बढ़िया हॉस्टल हो, बढ़िया मेस हो, खान पान की व्यवस्था हो, यहां पे रिसर्च की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी लैब हो, अच्छी यहां पे लाइब्रेरी हो। तो इसके लिए स्वाभाविक सी बात है थोड़ा बजट तो चाहिए है, और मैं आशा करता हूं कि ये बात हमारी पहुंच जाएगी। एक मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, आप लोग योग करते हैं, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का उपयोग योग के प्रचार के लिए करें। भारतीय हमारी जो विज्ञान व्यवस्था है, योग विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, तो आप लोग जिसके भी, आप योग विज्ञान का कर रहे हैं या आप ज्योतिष विज्ञान जिससे भी कर रहे हैं, थोड़ा फेसबुक का उपयोग करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं गुरुदेव कि भारत में 10 करोड़ लोग ट्विटर, 5 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं और 50 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। 1:10 का रेशियो है। गांव देहात छोटे कस्बों में लोग ट्विटर वगैरह यूज नहीं करते, वो फेसबुक यूज करते हैं। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में अधिक से अधिक जानकारी तब होगी जब पहले इस विश्वविद्यालय के लोग लिखना शुरू करेंगे अपने अपने। और अगर आपके 500 फेसबुक फ्रेंड हैं तो आपकी बात को 500 लोग पढ़ेंगे। आपके अगर 5000 फेसबुक फ्रेंड हैं तो आपकी लिखी हुई बात को 5000 लोग सुनेंगे, 5000 लोग पढ़ेंगे। तो फेसबुक का उपयोग केवल और केवल विश्वविद्यालय के प्रचार प्रसार, योग के प्रचार प्रसार, आयुर्वेद के प्रचार प्रसार, वास्तु के प्रचार प्रसार, क्या क्या यहां होता है, कैसे नहीं होता है, वो केवल दिल्ली के लोगों को नहीं पता होना चाहिए, बल्कि लद्दाख से लक्षद्वीप, कच्छ से कामरूप तक सबको पता होना चाहिए कि यहां क्या क्या कोर्स चल रहा है, यहां क्या क्या व्यवस्था है। थोड़ा उसका उपयोग करिए। आप लोगों ने इतनी देर सुना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे बुलाया गुरुदेव, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत की